ठीक है, चलो। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर CFS, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो उसके लिए पहला स्टैंडर्ड कौन सा है? AS21। AS21 का नाम क्या है? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका भी शॉर्ट फॉर्म CFS होता है और कैश फ्लो स्टेटमेंट का भी शॉर्ट फॉर्म CFS होता है। सो अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ ग्रुप, होल्डिंग एंड कंपनी एंड सब्सिडियरी कंपनी। तो ये आपने ऑलरेडी कहाँ पर सीखा है? लॉ सब्जेक्ट में। देन अप्लाई द कंसोलिडेशन प्रोसीजर फॉर कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सब्सिडियरीज विद द होल्डिंग कंपनीज। सो पहले उसके मीनिंग सीखो, ग्रुप क्या होता है, होल्डिंग कंपनी क्या होता है, सब्सिडियरी कंपनी। फिर अप्लाई करो कंसोलिडेशन की प्रोसीजर, और वो अप्लाई करके आपको मिल जाएगा CFS। देन प्रिपेयर CFS एंड सॉल्व रिलेटेड प्रॉब्लम्स। सो पहले कंसेप्ट ऑफ ग्रुप, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी, पर्पज, व्हाई वी आर प्रिपेयरिंग CFS, पर्पज सीखना है, एंड मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग CFS। देन कंपोनेंट्स ऑफ CFS, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, प्रॉफिट और लॉस ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, एलिमिनेशन ऑफ इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शंस एंड अदर एडजस्टमेंट्स। So as per syllabus, the unit covers simple problems on CFS with single subsidiary and excludes problems involving acquisition of interest in subsidiary at different dates, cross-holding, disposal of subsidiary and foreign subsidiaries. ये सारे प्रॉब्लम्स एक्सक्लूड किए हुए हैं जो हमने CA फाइनल में सीखे थे। So you have only simple problems of CFS with a single subsidiary. So concept in era of business growth, many organizations are growing into large corporations by the process of acquisition, mergers, gaining control by one company over the other, restructuring, etc. So acquisitions and mergers ultimately lead to either cost reduction और controlling the market, क्योंकि मोनोपोली हो जाएगी, और शेयरिंग द मटेरियल सप्लाईज और प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन और अवेलिंग टैक्स बेनिफिट्स और सिनर्जी। ओके, सो देखो फॉर एग्जांपल एक एरिया में 5 ग्रोसरी शॉप वाले हैं, हाँ, बाजू बाजू में ही, तो सब कॉम्पिटिटर्स हो गए एक दूसरे के। इंस्टेड ऑफ दैट उन्होंने डिसाइड किया हम पांचों का कैपिटल मर्ज कर देते हैं एंड एक मॉल बनाते हैं, और उस मॉल में हम सबका जो भी इन्वेंट्री है वो हम उस मॉल में बैठ के पांचों पार्टनर्स सेल करेंगे। तो कॉम्पिटिटर्स कम हो गए, इनका बिजनेस भी बढ़ गया। 5 में से आज 2 पार्टनर्स को घूमने जाना है तो भी बिजनेस बंद नहीं रहता है ना, 3 पार्टनर्स हैंडल करेंगे बिजनेस को, करेक्ट। सो ये सब सिनर्जी बेनिफिट्स है। आपको और बल्क में क्वांटिटी परचेज करनी है तो आपको और डिस्काउंटेड रेट में मिलेगा वो, करेक्ट। सो यहाँ पर पांचों के जो कस्टमर्स थे वो सबको मिल गए ना। सो इसलिए वो क्या बोल रहे हैं, आपको ग्रो करना है तो क्या करना पड़ेगा, एक्विजिशंस, मर्जर, सिनर्जीज, इससे ही आप ग्रो हो पाओगे। आप 5 अलग अलग ग्रोसरी शॉप वाले हो तो क्या होगा, कंपटीशन। फिर उधर जो रहते हैं उस एरिया में उतने ही आएंगे ना। अभी बाणेर वाला बंदा सहकार नगर को तो नहीं आएगा ग्रोसरी खरीदने, उधर के एरिया के शॉप में ही खरीदेगा ना वो। मतलब उस एरिया में जितने लोग हैं उतने ही लोग आपके कस्टमर्स हैं। तो वो ही 5 शॉप्स में डिवाइड हो रहे हैं, तो वो सभी कस्टमर्स हमें मिल जाएंगे अगर हम सब एक हो गए तो। Okay, so whatever the motto behind these ventures is, the ultimate result is the large scale corporation. Formation of holding company is the most popular device for achieving this objective. So group of companies में देखो क्या होता है, many a time a company expands by keeping intact its separate corporate identity. In this situation, a company that is holding company gains control over the other company, subsidiary company. This control is exercised by one company over the other by purchasing
specified number of shares, that is ownership through voting power of that company, or exercising control over the board of directors. So either होल्डिंग कंपनी कैसे बनते हैं पता है, दूसरे कंपनी में आपको शेयर्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इक्विटी शेयर्स में कितना, मोर देन 50%, एग्जैक्ट 50% है तो आप एसोसिएट हो, 50.1 भी है तो भी आप होल्डिंग हो, ये करो, नहीं तो एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द board of directors. The companies connected in these ways are collectively called as a group of companies. Holding company and subsidiary company have also been defined in section 2 of the Companies Act. So as per section 246 of the Companies Act 13, holding company in relation to one or more other companies means a company of which such companies are subsidiary companies. It may be defined as one which has one or more subsidiary companies and enjoys control over them. So it is defined as one which has one or more subsidiary companies and enjoys control over them. Legally, a holding company and its subsidiaries are distinct and separate entities legally. However, in substance, holding and subsidiary companies work as a group. Accordingly, users of holding companies accounts need financial information of subsidiaries also to understand the performance and financial position of the group. Group में कौन आता है, holding and subsidiaries on a consolidated basis. So substance over form आपने सुना होगा. Substance क्या है, substance में क्या है, वो एक ही है ना, ग्रुप है वो. ओके, ओवर द फॉर्म, सब्सटेंस ओवर द फॉर्म. ओवर द फॉर्म क्या है, लीगली वो सेपरेट एंटिटीज है, बट इन सब्सटेंस वो क्या है, एक ही ग्रुप के पार्ट है. सो जो होल्डिंग कंपनी के यूजर्स है, शेयर होल्डर्स है, उनको इंटरेस्ट होगा ना. मतलब आप टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर हो, टाटा मोटर्स होल्डिंग कंपनी है, तो टाटा के जो सब्सिडियरीज है टाटा मोटर्स के या पूरा टाटा ग्रुप भी, उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसा होगा, पूरे टाटा ग्रुप का, इसमें इंटरेस्ट रहेगा यूजर्स को. करेक्ट, यूजर्स में सब आते हैं ना, गवर्नमेंट, स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर्स, बैंक्स, लोन जो दे रही है वो फाइनेंशियल कंपनी, क्रेडिटर्स, तो उन सबको इंटरेस्ट है किसमें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ ग्रुप. टाटा ग्रुप, रिलायंस ग्रुप, इनका कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे दिखता है. सो सब्सिडियरी कंपनी भी डिफाइन किया है. सेक्शन 287 ऑफ द कंपनीज एक्ट 13 डिफाइन सब्सिडियरी कंपनी एज अ कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और exercises or controls more than 1/2 of the total share capital either at its own, so holding company own, or together with one or more of its subsidiary companies. A company shall be deemed to be subsidiary company of the holding company even if there is indirect control through the subsidiary company. So indirect control मतलब कैसे, H holding company है, H होल्ड करती है 90% शेयर्स ऑफ S लिमिटेड, S सब्सिडियरी हो गया, एंड S सब्सिडियरी होल्ड करती है C में, C कंपनी में 80%. तो A होल्ड कर रहा है, H होल्ड कर रहा है S में 90% एंड S होल्ड कर रहा है C में 80%. तो C के लिए S भी होल्डिंग है और H भी अल्टीमेट होल्डिंग है. सो वो बोल रहे हैं कि इनडायरेक्ट कंट्रोल थ्रू सब्सिडियरी कंपनी भी चलेगा. ठीक है, सो कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी अ सब्सिडियरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी इवन इफ देयर इज इनडायरेक्ट कंट्रोल थ्रू द सब्सिडियरी कंपनी और कंपनीज. द कंट्रोल ओवर द कंपोजिशन of a subsidiary company's board of directors means what? Control over the composition of board of directors मतलब means नहीं, means exercise of a power to appoint or remove all or majority of the directors of the subsidiary company. होल्डिंग कंपनी के पास पावर है
to appoint all the directors or to remove all the directors of a subsidiary, all or majority, ये पावर अगर है होल्डिंग कंपनी के पास तो वो बोला जाता है दे एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल आप होल्डिंग कंपनी हो, आपके पास पावर है कि ये 10 लोग डायरेक्टर्स होंगे एस लिमिटेड सब्सिडियरी के, तो वो 10 लोग किसका सुनने वाले आपने अपॉइंट किया है तो तुम्हारा. हाँ, मतलब ये कंट्रोल किसका है, होल्डिंग कंपनी का कंट्रोल है, क्योंकि होल्डिंग कंपनी ने वो 10 लोग डिसाइड किए, तो वो 10 लोग दिखने को डायरेक्टर्स दिख रहे हैं बट वो अंडर किसके कंट्रोल है, होल्डिंग कंपनी के. सो आपका होल्डिंग कंपनी का ऐसे भी कंट्रोल हो सकता है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे कंट्रोल नहीं, लेकिन आप 51% होल्डिंग आपका ही है, तो जब शेयर होल्डर्स के मीटिंग्स होंगे एंड वहां पर वोटिंग होगा तो वोटिंग में क्या होगा, होल्डिंग कंपनी के वोट्स ही ज्यादा होंगे क्योंकि उनके पास 51% होल्डिंग है, 90% होल्डिंग होगा, 100% होल्डिंग है तो नो माइनॉरिटी इंटरेस्ट ना, सभी शेयर्स हमारे मतलब एज गुड एज हम ही है वो. द कंट्रोल ओवर द, ये समझ में आ गया. सो सेक्शन 19 ऑफ द कंपनीज एक्ट 13 प्रोहिबिट्स अ सब्सिडियरी कंपनी फ्रॉम होल्डिंग शेयर्स इन द होल्डिंग कंपनी. सो रिवर्स नहीं हो सकता, एस लिमिटेड होल्डिंग कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकती, उल्टा अलाउड नहीं है. अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन नो कंपनी शैल आइदर बाय इटसेल्फ or through its nominees hold any shares in its holding company and no holding company shall allot or transfer its shares to any of its subsidiary company. ओके, दोनों को ये सेक्शन एप्लीकेबल है. हाँ, होल्डिंग कंपनी भी सब्सिडियरी को शेयर्स नहीं अलॉट कर सकती एंड सब्सिडियरी भी होल्डिंग कंपनी में शेयर्स इन्वेस्ट होल्डिंग कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकती है. एंड अगर कुछ ऐसे अलॉटमेंट हुआ तो एनी सच अलॉटमेंट और ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ऑफ अ कंपनी टू इट्स सब्सिडियरी कंपनी शैल बी वॉइड. हाउएवर अ सब्सिडियरी मे कंटिन्यू टू बी अ मेंबर ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी व्हेन A, the subsidiary company holds such shares as the legal representative of a deceased member of the holding company. अगर आप पहले से ही शेयर होल्डर हो तो अलाउड है 3 केसेस में कि आप एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव शेयर्स हेल्ड कर रहे हो इन होल्डिंग कंपनी, और द सब्सिडियरी कंपनी होल्ड सच शेयर्स एज अ ट्रस्टी, और द सब्सिडियरी कंपनी इज अ शेयर होल्डर इवन बिफोर इट बिकम अ सब्सिडियरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी. ये 3 सिचुएशंस एक्सेप्शन है, एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव, एज अ ट्रस्टी और correct. The subsidiary company shall have a right to vote at a meeting of the holding company only in respect of the shares held by it as a legal representative or as a trustee as mentioned above in point A and B. Okay, so voting right सिर्फ अगर आप legal representative या trustee हो तो ही आप होल्डिंग कंपनी के जनरल मीटिंग्स में वोटिंग कर सकते हो, नहीं तो आपको वोटिंग राइट्स नहीं है इवन इफ यू आर अ शेयर होल्डर ऑफ होल्डिंग कंपनी बिफोर बिकमिंग सब्सिडियरी. एप्लीकेबल एज 21 है. CAFS प्रोवाइड्स गाइडेंस ऑन प्रिपरेशन ऑफ CAFS, द पर्पज ऑफ विच इज डिस्कस्ड इन पैरा 3 बिलो. CAFS का पर्पज नीचे दिया है. The standard came into effect in respect of accounting periods commenced on or after 1st April 2001. AS 21 lays down principles and procedures for preparation and presentation of CAFS. CAFS are presented by the parent holding company to provide financial information about the economic activities of the group as a single economic entity. The parent presenting consolidated financial statements should present such statements in accordance with this standard, but in its separate financial statements
इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरीज वुड बी अकाउंटेड एज पर AS 13। उसके सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उसके मतलब होल्डिंग कंपनी के सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिखेगी ना, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरीज एज पर AS 13, बट CFS प्रिपेयर करना एज पर AS 21. Objective of this standard is to lay down principles and procedures for preparation and presentation of CFS. CFS are prepared by the holding or parent company to provide financial information regarding the economic resources controlled by its group and results achieved with these resources. So, as a group आपके पास कितने economic resources है? इकोनॉमिक रिसोर्सेस मतलब इनकम सोर्सेस कितने हैं, एंड रिजर्व एंड रिजल्ट्स अचीव विद दीज रिसोर्सेस। विद दीज रिसोर्सेस आपने क्या रिजल्ट लाया है, प्रॉफिट और लॉस। दीज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द पेरेंट कंपनी इन एडिशन टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड बाय द पेरेंट कंपनी फॉर ओनली इट्स ओन अफेयर्स। Hence, parent company prepares two financial statements, one for only its own affairs and one for taking the whole group as one unit in the form of CFS. CFS usually comprise the following: consolidated balance sheet, consolidated P&L, notes to accounts, other statements and explanatory material, consolidated cash flow statement if parent company presents its own cash flow statement। parent company अगर cash flow statement नहीं बना रही है तो हाँ, तो फिर CFS में भी cash flow नहीं आएगा। While preparing the CFS, all other AS and accounting policies will be applicable as they are applied in the parent company's own financial statements। सो पेरेंट जो फॉलो करती है ना अकाउंटिंग पॉलिसीज, वही सब्सिडियरी को फॉलो करनी है फॉर कंसोलिडेशन पर्पज। सो पेरेंट विच प्रेजेंट CFS शुड कंसोलिडेट ऑल सब्सिडियरीज, ऑल, हाँ, डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन। वेयर एन एंटरप्राइज डज नॉट हैव अ सब्सिडियरी बट हैज एन एसोसिएट एंड और अ जॉइंट वेंचर सच एज or a joint venture, such an enterprise should also prepare CFS in accordance with AS 23, accounting for associates in CFS, and AS 27, financial reporting of interest in joint ventures respectively. So, subsidiary नहीं है but associate है तो AS 23, joint venture है तो AS 27। सो अभी जो डेफिनेशंस दिए हैं वो कौन से हैं, एज पर कंपनीज एक्ट या एज पर AS? हाँ हाँ, अभी जो हम डेफिनेशंस पढ़ने वाले हैं वो है एज पर AS 21। पेरेंट इज एन एंटरप्राइज दैट हैज वन और मोर सब्सिडियरीज। सो सेक्शन 246 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में होल्डिंग कंपनी के बारे में भी यही दिया था। Subsidiary is an enterprise that is controlled by another enterprise known as the parent. So वहाँ पर कंपनीज एक्ट में कंपनी था क्योंकि कंपनीज एक्ट इज एप्लीकेबल टू कंपनी। यहाँ पर वर्ड है एंटरप्राइज, क्यों? हाँ, सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप फॉर्म भी आ गए, मतलब नॉन कॉर्पोरेट्स भी बेसिकली आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर वर्ड है एंटरप्राइज। कंट्रोल the ownership directly or indirectly through subsidiaries of more than half of the voting power of an enterprise, or control the composition of the board of directors in case of a company, or of the composition of the corresponding governing body in case of any other enterprise, so as to obtain economic benefits from its activities. A group is a parent and all its subsidiaries. Minority interest is that part of the net results of the operations. Net results of operations मतलब either profit or loss. So minority interest is that part of the net results of the operations. So net profit or net loss.
and of the net assets of a subsidiary attributable to the interests which are not owned directly or indirectly through subsidiaries by the parent. जो पेरेंट हेल्ड नहीं कर रही है वो कौन हेल्ड करेगा? आउटसाइडर्स. अगर पेरेंट का होल्डिंग 51 है तो माइनॉरिटी का 49 होगा. पेरेंट का 100% है तो माइनॉरिटी का 0 होगा. Equity is the residual interest in the assets of an enterprise after deducting all its liabilities. CFS are the financial statements of a group presented as those of a single enterprise. Circumstances under which CFS are prepared. AS 21 should be applied in the preparation and presentation of CFS for a group of enterprises under the control of a parent. CFS are the financial statements of a group presented as those of a single enterprise. AS 21 does not mandate which enterprises are required to prepare CFS, but specifies the rules to be followed where such CFS are prepared. So AS 21 में दिया नहीं है कि CFS किसने करना है, बट जिसने करना है उसको AS 21 के हिसाब से करना पड़ेगा. So CFS will be prepared by the parent company for all the companies that are controlled by the parent company either directly or indirectly situated in India or abroad except in certain cases. Okay, उस केसेस में आपको CFS प्रिपेयर नहीं करना है. होली ओन्ड एंड पार्शियली ओन्ड पता है आपको. एंड व्हाई पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग CFS. सो ये दो थेरी पार्ट बाद में करते हैं. रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 13, एग्जम्पशंस फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ CFS, स्कोप ऑफ AS 21, कंट्रोल मतलब क्या, एक्सक्लूजन फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ CFS, consolidation of subsidiary which is LLP or partnership, consolidation of LLP which is an associate or joint venture. फिर advantages of CFS, composition of CFS, consolidation procedure. डायरेक्टली कंसोलिडेशन प्रोसीजर पे आ जाओ. पेज नंबर 10.18. 2 मिनट ब्रेक लो. मतलब 2 मिनट मतलब इधर ही बैठना है, घूमना नहीं है.
समान नागरिक कायदा, एंड इंग्लिश में क्या हो रहा है फुल फॉर्म? सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। अक्षर वो पीछे का बंद करोगे, लाइट एंड फैन। Citizenship Amendment Act. Okay. It was passed in India in 2019, and under CAA, the Indian nationality will be granted to migrants, Hindus, Sikhs, Buddhists, etc. Some people also criticize it for excluding it. उन्होंने बोला ना कि पार्ट का आपने बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया। हाँ, देखिए कौन सा डिसीजन है। क्या हिंदू राष्ट्र घोषित करना है, तो वही लग रहा है बड़ा डिसीजन। नहीं, इंडिया को टाइट करके रखने वाला परिवर्तन चाहिए। ओके चलो, कंसोलिडेशन प्रोसीजर। Rule 6 of Companies Accounts Rules 2014 states that the manner of consolidation of financial statements of the company shall be in accordance with the provisions of Schedule 3 of the Act and applicable AS. AS 21 lays down the procedure for CFS of the company within the group. When preparing CFS, the individual balances of the parent and its subsidiaries are combined or consolidated on a line by line basis. मतलब डेटर्स ऐड करो, क्रेडिटर्स ऐड करो, सेल्स ऐड करो, परचेस ऐड करो, एंड देन सर्टन कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स आर मेड. फॉर एग्जांपल कैश, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड प्री पेमेंट्स ऑफ द पेरेंट एंड ईच सब्सिडियरी. आपको तो एग्जाम में सिर्फ एक सब्सिडियरी वाले ही क्वेश्चन आने वाले हैं. आर एडेड टुगेदर टू अराइव एट द कैश, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड प्री पेमेंट्स ऑफ अ ग्रुप before consolidation adjustments are made. The objective is that the CFS should present the information contained in the CFS of a parent and its subsidiaries as if they were the financial statements of a single economic entity. So the various steps involved in the CFS in the consolidation process are as follows. कितने steps करने हैं आपको? 8. पहली स्टेप क्या करोगे देखो, द कॉस्ट टू द पेरेंट ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन ईच सब्सिडियरी. सो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, आपने कितने में शेयर्स लिए ना सब्सिडियरी कंपनी के, दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. एंड पेरेंट्स पोर्शन ऑफ इक्विटी ऑफ ईच सब्सिडियरी, दैट इज एक्वायरर्स इंटरेस्ट. सो पेरेंट्स पोर्शन इन द सब्सिडियरी. सो अगर 90% है तो 90% ऑफ शेयर कैपिटल, 90% ऑफ रिजर्व सरप्लस, ये किसका हो गया? होल्डिंग कंपनी का. तो उस 90% शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस के लिए आपने कितना कॉस्ट पे किया है? अगर आपने ज़्यादा पे किया है तो इट्स गुडविल, एंड आपने कम पे किया है तो कैपिटल रिजर्व. करेक्ट. कब? एट द डेट ऑन विच इन्वेस्टमेंट इन ईच सब्सिडियरी इज मेड शुड बी एलिमिनेटेड. सो पेरेंट कंपनी के एसेट साइड को दिखेगा ना नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के अंडर, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ सब्सिडियरी, वो एलिमिनेट करना है. एंड सब्सिडियरी कंपनी के शेयर कैपिटल. ठीक है. सो इसलिए अगर 90% शेयर कैपिटल होल्डिंग का ही है तो आप सिर्फ माइनॉरिटी इंटरेस्ट का 10% ही दिखाते हो ना. 90% ऑफ सब्सिडियरी कंपनी शेयर कैपिटल आप कहाँ पर दिखाते हो? नहीं दिखाते हो.
90% ऑफ रिजर्व सरप्लस ऑफ सब्सिडियरी कंपनी कहाँ पर दिखाते हो? नहीं दिखाते हो, आप सिर्फ दिखाते हो 10% ऑफ रिजर्व सरप्लस माइनॉरिटी इंटरेस्ट। वो दोनों एलिमिनेट ही करना है, तो वो आप स्टेप 1 में एलिमिनेट करते हो ना। यू कंपेयर कॉस्ट विद द होल्डिंग ऑफ शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस। इफ द अमाउंट पेड इज मोर, गुडविल। इफ द अमाउंट पेड, दैट इज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इज लेस देन कैपिटल रिजर्व। यहाँ पर है, इन केस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एक्सीड्स और इज लेस देन द एक्वायरर्स इंटरेस्ट, कब? एट द डेट ऑन विच इन्वेस्टमेंट इन द सब्सिडियरी इज मेड, गुडविल और कैपिटल रिजर्व शुड बी रिकॉग्नाइज रिस्पेक्टिवली इन द CFS। सो ये कब करना है आपको? ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन करना है। हाँ, ये जो आपको कंपैरिजन आप कर रहे हो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट विद द शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस, वो कंपैरिजन कौन से डेट को करना है? ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। फिर ये होने के बाद सेकेंड स्टेप, इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शंस अगर कुछ हुए हैं, मतलब होल्डिंग ने सेल किया है, सब्सिडियरी ने परचेस किया है, तो ये सब एलिमिनेट कर दो। इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शंस इंक्लूडिंग सेल्स, एक्सपेंस, डिविडेंड्स आर एलिमिनेटेड इन फुल। डिविडेंड भी, सब्सिडियरी ने डिविडेंड पे किया है तो होल्डिंग रिसीव करेगी, तो वो भी एलिमिनेट कर दो। फिर ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड पेएबल्स, मतलब एक डेटर है तो दूसरा क्रेडिटर होगा, तो वो भी सब एलिमिनेट कर दो। सो जो P&L के आइटम्स हैं एंड बैलेंस शीट के आइटम्स है, कहाँ पर भी इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं ना, परचेस सेल में भी हो सकते हैं या डेटर्स क्रेडिटर्स में भी हो सकते हैं। देन थर्ड, एडजस्टमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट और लॉसेस शुड बी मेड। सो अनरियलाइज प्रॉफिट जब हम सेल करेंगे, होल्डिंग कंपनी ने सेल किया है सब्सिडियरी को, तो सब्सिडियरी ने आगे सेल नहीं किया उसको, तो सब्सिडियरी के इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है वो, और उस इन्वेंट्री में वो अनरियलाइज प्रॉफिट है ना, क्योंकि CFS के लिए होल्डिंग एंड सब्सिडियरी एक ही है, तो हमने ही हमें सेल किया और हमें प्रॉफिट हुआ, ऐसे दिखेगा ना वो। तो जब सब्सिडियरी बाहर सेल करेगी तो ही प्रॉफिट होगा, तब तक वो प्रॉफिट क्या है? अनरियलाइज्ड है। मतलब होल्डिंग ने अगर कॉस्ट 100 का एक कुछ गुड्स है, वो 150 को सेल किए, और अभी आप एक ही हो, तो 50 रुपीज जो है वो आपको रियलाइज हुए है क्या? नहीं, आपके लिए कॉस्ट तो 100 ही है। होल्डिंग एंड सब्सिडियरी जब अलग अलग बैलेंस शीट P&L उनके खुद के प्रिपेयर करेंगे, तब वो सेल दिखाएंगे 150 का और परचेस 150 का, और जो होल्डिंग को प्रॉफिट हुआ है 50 का, वो उनके सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखेगा, बट CFS में वो प्रॉफिट अनरियलाइज प्रॉफिट है, तो वो एलिमिनेट करना है। तो जिसके इन्वेंट्री में है वो उसके इन्वेंट्री से एलिमिनेट करना पड़ेगा। जब वो बाहर सेल करेंगे ग्रुप के बाहर, तभी उनको प्रॉफिट रियलाइज होगा। अगर होल्डिंग ने सेल किया है तो किसके इन्वेंट्री में होगा? सब्सिडियरी। सब्सिडियरी ने सेल किया है तो होल्डिंग के इन्वेंट्री में होगा। ठीक है, सो होल्डिंग ने सेल किया है तो सब्सिडियरी के इन्वेंट्री से आप अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस करोगे, एंड इन्होंने प्रॉफिट नहीं कमाया ना, होल्डिंग ने, तो होल्डिंग के प्रॉफिट से भी वो लेस होगा, एंड वाइस वर्सा। फोर्थ इज माइनॉरिटी इंटरेस्ट इन द नेट इनकम ऑफ CFS फॉर द रिपोर्टिंग पीरियड आर आइडेंटिफाइड एंड एडजस्टेड against the income of the group in order to arrive at the net income attributable to the owners of the parent. So जो minority का 10% है वो अलग से दिखाएंगे, इनका 90% अलग से दिखाएंगे नेट इनकम। बट वो नेट इनकम कैसे डिवाइड करते हैं हम? प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन। प्री एक्विजिशन वाला कहाँ पर जाता है? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के नोट में, एंड पोस्ट एक्विजिशन वाला लास्ट स्टेप में जाता है ना, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस में। ये फर्क पड़ता है पेरेंट को, माइनर को कुछ फर्क नहीं पड़ता।
माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए जो 10% है वो प्री का होने दो, पोस्ट का होने दो, दोनों आपको माइनॉरिटी इंटरेस्ट में ही ऐड करना है। और माइनॉरिटी इंटरेस्ट में क्या ऐड करते हो? नेट एसेट्स ऑफ द consolidated subsidiary should be identified and presented in the consolidated balance sheet separately from liabilities and equity of the parent shareholders. Minority interest in the net assets consists of the amount of equity attributable to minorities at the date on which investment in subsidiary is made. So देखो ये डेट कौन सी है? अगेन द डेट ऑन विच इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी इज मेड, डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको लेनी है, तभी ये बनता है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट उसी दिन डिसाइड करना है। सो इन्वेस्टमेंट के दिन 90% हेल्ड किया तो उसी दिन वो 10% माइनॉरिटी हो गए, तो उनके हाथ में क्या क्या आएगा? अमाउंट ऑफ इक्विटी attributable to minority. So amount of equity मतलब share capital and reserve surplus, and the minorities share of movements in equity since the date of parent subsidiary relationship came into existence. For example, वो relationship 1 जुलाई से है, तो आपका 31 मार्च को CFS बन रहा है, तो 1 जुलाई इज द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, उस दिन आपका 90% एंड 10% डिसाइड हुआ। फिर 1 जुलाई से 31 मार्च तक जो भी प्रॉफिट हुआ 9 मंथ्स का, उसका भी तो 10% मिलना चाहिए ना इनको। तो माइनॉरिटीज शेयर ऑफ मूवमेंट्स इन इक्विटी। और क्या मूवमेंट्स हो सकते हैं? बोनस शेयर्स इशू किए तो 10% इनको भी देने पड़ेंगे। उस 9 मंथ्स में लॉस हुआ तो इनको लॉस भी बेयर करना है 10%। प्रॉफिट हुआ तो वो बेयर करो, बोनस शेयर्स मिला तो वो भी मिलेगा, राइट शेयर्स मिले तो वो भी मिलेगा। सो जो भी कुछ मूवमेंट्स होंगे इन इक्विटी, उसका कितना शेयर? 10%। कहाँ से? सिंस द डेट द पेरेंट सब्सिडियरी रिलेशनशिप केम इन एग्जिस्टेंस। तो हमारे एग्जाम्पल में वो रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था 1 जुलाई को, एंड हम CFS बना रहे हैं 31 मार्च को, इसलिए 9 मंथ्स का। Where the carrying amount of the investment in the subsidiary is different from its cost, the carrying amount is considered for the purpose of above computation. So carrying amount is different from its cost. So cost आपको कुछ अलग लगी है XYZ अमाउंट, बट कैरिंग अमाउंट मतलब आज की अमाउंट अलग है, तो वो आज की अमाउंट कंसिडर करनी है फॉर माइनॉरिटी पर्पस। इसके ऊपर क्वेश्चन ही नहीं है, सारे क्वेश्चन में कॉस्ट ही दी है उन्होंने। सिक्स 7 8 पॉइंट बाद में पढ़ते हैं, पहले ये देखो कैसे करना है। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व एज ऑन द डेट ऑफ investment, the cost of investment and the equity in the subsidiary needs to be calculated. Equity is defined as the residual interest in the assets of the enterprise after deducting all its liabilities. In short, net assets na? In other words, it is equal to the net worth of the enterprise. Once the above is calculated, goodwill or capital reserve is calculated as under. Goodwill, cost of investment minus parent share in the इक्विटी ऑफ द सब्सिडियरी ऑन द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट चल रहा है, एंड कैपिटल रिजर्व सेम, पेरेंट शेयर इन द इक्विटी ऑफ सब्सिडियरी ऑन द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, देन क्या आएगा? कैपिटल रिजर्व आएगा। सो इलस्ट्रेशन 1 सॉल्व करो।
इतना ही है ये टेबल. एंड P Limited acquired 100% shares of S Limited on 31st March 2001 for rupees 1000. तो देखो P Limited ने पूरा ही एक्वायर किया 100% शेयर्स ऑफ S Limited ऑन 31st मार्च. सो डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 31st मार्च. तो उस दिन P Limited इज होल्डिंग कंपनी. उनके नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में दिख रहा है इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी 1000. सो इट इज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. ये आपको कंपेयर करना है विद द शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स, दैट इज इक्विटी ना, नेटवर्थ. तो एस लिमिटेड के पास शेयर कैपिटल 1000 है, रिजर्व सरप्लस कुछ नहीं है. तो 1000 का 100% इज 1000. तो वो पूरा हमें मिलने वाला है. उसके लिए आपने 1000 पे किए. सो देर इज नो गुडविल, नो कैपिटल रिजर्व. Since P Limited has acquired S Limited, we will have to determine goodwill or capital reserve. Let us understand why goodwill or capital reserve arises in case of consolidation and what would be the interpretation of the same. So in the given case, P Limited acquired all the shares of S Limited by paying 1000. This payment उसको ही purchase consideration आप बोलते हो ना amalgamation में. This purchase consideration would be made by P Limited to shareholders of S Limited. Hence, the transfer of this amount would not appear in the books of S Limited. By paying 1000, P Limited has acquired control over S Limited. This acquisition is quite different from the concept of amalgamation done in accordance with AS 14, though the concept or goodwill or capital reserve is similar. Under AS 14, the target company would generally liquidate. Transferor company liquidate हो जाती है ना, and all the assets and liabilities would be transferred from the selling company to the purchasing company. In case of consolidation, P Limited is acquiring control by way of acquiring equity shares in S Limited. Thus, S Limited continues to exist, and the assets and liabilities of S Limited are not transferred to P Limited, but instead continue to remain with the S Limited only. However, since in substance acquisition has taken place through transfer of control, the purchase consideration of 1000 will be compared with the net worth of the S Limited, which is 1000. Since amount paid, that is purchase consideration, equals the net worth, no goodwill or capital reserve is recognized. In case the amount paid, that is purchase consideration, would be higher or lower than the net worth of S Limited, such difference would be recognized as goodwill or capital reserve. Example 2, modifying example 1, the following information is given at 31st March. So there is a difference in the breakup of net worth of S Limited. Na? Example 1 में issued capital was 1000 and reserve surplus was nil. The net worth is 1000. Now P Limited acquired 100% of shares of S Limited on 31st March for 1000. यहाँ पर भी क्या हो रहा है, नेटवर्थ 1000 ही बन रहा है. सो अगेन नील आने वाला है ना. Like example 1 above, P Limited has acquired control over S Limited by paying 1000. Accordingly, the purchase consideration of 1000 will be compared with the net worth of S Limited, which is 1000. Since amount paid equals the net worth, there is no goodwill or capital reserve is recognized. In case the amount paid, that is purchase consideration, would be higher or lower than the net worth, such difference will be goodwill or capital reserve. अभी एग्जाम्पल 3 में क्या हुआ है, इन्वेस्टमेंट की अमाउंट बढ़ गई है. सो 200 का क्या आएगा, ये तो 1000 ही है, 200 का गुडविल आएगा ना.
₹200 ज़्यादा पे किया है। सो इतने ही एग्जाम्पल्स है गुडविल और कैपिटल रिजर्व के। डायरेक्टली माइनॉरिटी इंटरेस्ट है। वो एक एक कंसेप्ट बिल्डअप कर रहे हैं। आज उन्होंने सिर्फ गुडविल और कैपिटल रिजर्व की कंसेप्ट बिल्डअप की है इसमें। ओके, सो होमवर्क के लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन 6 का कैपिटल रिजर्व और गुडविल फाइंड आउट करो एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। ओके, सिर्फ उतना ही करना है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट एज ऑन 1st Jan एंड 31st December? 2 डेट्स के माइनॉरिटी इंटरेस्ट पूछे, वो नहीं करना है। सिर्फ गुडविल और कैपिटल रिजर्व कंप्यूट करो। हाँ 7 में भी कर लो फिर। ठीक है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट मत करो, सिर्फ गुडविल और कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करो। कल देखते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट।